नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह 49,244 किलोमीटर डायमीटर का ये डार्क ब्लू प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का लास्ट प्लैनेट है, जो सोलर सिस्टम के इकलौते स्टार सूर्य से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो डिस्टेंस है जितना डिस्टेंस सूर्य से पृथ्वी का डिस्टेंस है, यानी कि ये सूर्य और पृथ्वी के बीच के डिस्टेंस का 30 गुना ज्यादा डिस्टेंस है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि सनलाइट को भी नेपच्यून तक पहुंचने में करीब 4 घंटे लग जाते हैं। सोलर सिस्टम के इस 8वें ग्रह के तुरंत बाद कुइपर बेल्ट की शुरुआत होती है, जो 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैली हुई है। इसके डायमीटर के अनुसार नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का चौथा सबसे बड़ा प्लैनेट है और अकॉर्डिंग टू मास नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे मासिव प्लैनेट है, जिसका मास अर्थ से 17 गुना ज्यादा है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि यहां पर अर्थ से ज्यादा ग्रेविटी भी होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक नेपच्यून की ग्रेविटी अर्थ से 1.14 टाइम्स ज्यादा है। यानी अगर आपका वेट धरती पर 100 किलोग्राम है तो आपके नेपच्यून पर जाने पर आपका वेट बढ़कर 114 किलोग्राम हो जाएगा। पर आप नेपच्यून पर खड़े नहीं हो सकते, यानी कि आप नेपच्यून पर गए तो खड़े कहां होंगे, क्योंकि इसके पास कोई सॉलिड सरफेस तो है नहीं, बल्कि यह तो पूरी तरह आइसी मटेरियल, वाटर, मीथेन एंड अमोनिया जैसी चीजों से मिलकर बना है, जिसके लिक्विड सरफेस पर एक बार उतरने के बाद तो आप लगातार इसमें डूबते ही चले जाएंगे, जब तक कि आप इसमें इतनी गहराई में न चले जाएं जहां पर इंटेंस प्रेशर और हीट आपकी जान न ले ले। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी जायंट प्लैनेट नेपच्यून की मिस्टीरियस दुनिया के सफर पर जाने वाले हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, चलिए चलते हैं सौरमंडल के अंतिम ग्रह की सैर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्कवरी 19वीं शताब्दी तक नेपच्यून को डिस्कवर नहीं किया गया था। इसका बहुत बड़ा रीजन था कि हम अपनी साधारण आंखों से इसे देख ही नहीं सकते थे, बल्कि 1612 में गैलीलियो गैलीली द्वारा नेपच्यून का पहली बार ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन उस समय रिसर्चर्स ने उसकी चमक को देखकर उसे एक स्टार समझने की गलती कर दी। इसके बाद 1700 ईस्वी तक एस्ट्रोनॉमर ने हमारे सोलर सिस्टम के 7वें प्लैनेट यूरेनस को नोटिस किया, और यूरेनस अपनी प्रेडिक्टेड ऑर्बिट को फॉलो नहीं कर रहा था। इसका साफ साफ मतलब यह था कि इसके पास कोई ना कोई तो है जो बिल्कुल मिस्टीरियस है, जो यूरेनस जैसे जायंट प्लैनेट के ऑर्बिट को भी डिस्टर्ब कर रहा है। जब उन्होंने देखा कि यूरेनस के ऑर्बिट में कोई इरेगुलरिटी हो रही है, तो उसके बाद फ्रेंच मैथमेटिशियन अर्बेन ले वेरियर ने 1845 में उस 8th प्लैनेट की पोजीशन की कैलकुलेशन की, जो यूरेनस के ऑर्बिट में इंटरफेरेंस कर रहा था। उसके बाद उन्होंने इस 8th प्लैनेट की प्रेडिक्शन को बर्लिन ऑब्जर्वेटरी में भेजा, जिसके बाद बर्लिन ऑब्जर्वेटरी के सभी एस्ट्रोनॉमर्स ने इनकी कैलकुलेशन को ध्यान से चेक किया, और फिर 23 सितंबर 1846 में जोहान गॉटफ्राइड गैले ने उस कैलकुलेशन की हेल्प से हमारे सोलर सिस्टम के 8th प्लैनेट यानी नेपच्यून को ऑब्जर्व किया। उस समय नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पहला प्लैनेट था जिसे एक मैथमेटिकल प्रेडिक्शन के जरिए डिस्कवर किया गया था। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स: नेपच्यून का डायमीटर हमारी अर्थ के डायमीटर से ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा है। इसका डायमीटर लगभग 49,244 किलोमीटर है, जबकि हमारी पृथ्वी का डायमीटर 12,742 किलोमीटर ही है। यह पूरा प्लेनेट सोलर सिस्टम में मौजूद एक बड़ी सी पानी की बूंद की तरह है जो स्पेस में मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार नेपच्यून मेनली 3 लेयर से बना है। इसके सेंटर में इसका रॉकी कोर है, जो आयरन एंड निकेल एंड अदर हैवी एलिमेंट से बना है। जैसे जैसे हम कोर की तरफ बढ़ते हैं तो वैसे ही प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज होते हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च और कैलकुलेशन के हिसाब से नेपच्यून की कोर का टेम्परेचर 7200 डिग्री सेल्सियस यानी 12,992 फारेनहाइट है। पर इसकी एक खास बात यह है कि नेपच्यून के इस कोर का ही साइज हमारे पूरे अर्थ प्लैनेट के जितना बड़ा है, और मास अर्थ से 1.2 टाइम्स ज्यादा है। मतलब हमारी पृथ्वी तो इसके कोर में ही फिट हो जाएगी। इसके बाद स्टार्ट होती है नेपच्यून की सेकंड लेयर यानी मैंटल, जो मोस्टली वाटर,
अमोनिया एंड मीथेन, आइस एंड रॉक के कॉम्बिनेशन से बनी है और स्लसी स्टेट में है, मतलब ऑलमोस्ट लिक्विड ही है। नेपच्यून मेंटल लेयर का ही मास अर्थ के 10 से 15 गुना मास के इक्विवेलेंट है। इतना ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों के अनुसार नेपच्यून की इस लेयर में प्रेशर अर्थ के सरफेस के कंपैरिजन में 7 मिलियन टाइम ज्यादा है। इसके बाद स्टार्ट होती है नेपच्यून की थर्ड लेयर, जो है इसका एटमॉस्फेयर। नेपच्यून की सबसे आउटरमोस्ट लेयर ही इसका एटमॉस्फेयर है, जिसमें मेनली हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन जैसी गैसेस ही देखने को मिलती हैं। और ये मीथेन ही है जिससे इस जायंट प्लैनेट को ब्लू कलर मिलता है। नेपच्यून का एटमॉस्फेयर उसकी मेंटल लेयर से थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर स्पेस में फैला है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने नेपच्यून के एटमॉस्फेयर को 3 मेन लेयर में डिवाइड किया है। नंबर 1 ट्रोपोस्फियर, नंबर 2 स्ट्रेटोस्फियर, नंबर 3 थर्मोस्फियर, जिसमें ट्रोपोस्फियर नेपच्यून के एटमॉस्फेयर की लोएस्ट लेयर है और नेपच्यून पर होने वाले ज्यादातर सभी वेदर इवेंट यही होते हैं। इसके अलावा यहां पर हमें नेपच्यून की कुछ सबसे बड़े एंड वायलेंट स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं। नेपच्यून के साउदर्न हेमिस्फीयर में मौजूद द ग्रेट डार्क स्पॉट स्टॉर्म भी नेपच्यून एटमॉस्फेयर के इसी लेयर में मौजूद है, जिसे वॉयेजर 2 ने 1989 में नेपच्यून के पास से अपने फ्लाई बाय के दौरान डिस्कवर किया था। ग्रेट डार्क स्पॉट स्टॉर्म सिर्फ नेपच्यून के ही नहीं बल्कि सोलर सिस्टम के सबसे बड़े स्टॉर्म में से एक है। इसका साइज हमारी पूरी अर्थ के डायमीटर के ऑलमोस्ट बराबर है और इसके अंदर चलने वाली हवाओं की रफ्तार ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो सोलर सिस्टम में अब तक की रिकॉर्ड की गई सबसे तेज हवाओं की स्पीड है। इससे थोड़ा ऊपर जाने पर इसके एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फियर लेयर शुरू होती है, जो नेपच्यून एटमॉस्फेयर की सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाली लेयर है, जहां का टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और आपको बता दूं कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1538 डिग्री सेल्सियस है। शायद आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों स्पेस एजेंसी नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में किसी स्पेसक्राफ्ट को नहीं भेजती। ऑर्बिट एंड रोटेशन। नेपच्यून अपने एक्सिस पर अर्थ से काफी तेज स्पिन करता है, जिसके कारण यहां पर एक दिन केवल 16 घंटे का ही है। पर क्योंकि यह सूरज से सबसे दूर ग्रह है, जिसकी सूर्य से दूरी पृथ्वी और सन के बीच की दूरी का करीब 30 गुना ज्यादा है, इसलिए इसे सूर्य का एक ऑर्बिट पूरा करने में ही 60,190 पृथ्वी दिवस लग जाते हैं। यानी दिन भले ही यहां छोटा हो, लेकिन नेपच्यून का एक साल अर्थ के करीब 165 सालों के बराबर होता है। यानी अगर यहां पर इंसान मौजूद होते तो शायद ही किसी को अपना जन्मदिन देखने को मिलता। नेपच्यून एंड ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो दोनों एक इंटरेस्टिंग ऑर्बिट शेयर करते हैं, जहां भले ही नेपच्यून क्यूपर बेल्ट के प्लूटो से सोलर सिस्टम में आगे हो, पर इसके बावजूद कई बार नेपच्यून अपने ऑर्बिट में प्लूटो से भी ज्यादा दूरी पर चला जाता है। इसके अलावा हर 20 साल के पीरियड में प्लूटो नेपच्यून के ऑर्बिट को क्रॉस करता है, पर इसके बावजूद इनके बीच कॉलिजन होने के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों ही प्लैनेट एक रिपीटिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं, जहां नेपच्यून के हर 3 ऑर्बिट कंप्लीट होने के दौरान प्लूटो सन के केवल 2 ऑर्बिट ही पूरी करता है। नेपच्यून भी हमारी धरती की तरह अपने एक्सिस पर टिल्टेड है, जो एक्सिस से 28 डिग्री टिल्ट पर अपने रोटेशन कंप्लीट करता है। इसके कारण नेपच्यून भी पृथ्वी की तरह करीब 4 सीजन एक्सपीरियंस करता है, यानी कि यहाँ पर 4 मौसम होते हैं। नेपच्यून का हर एक सीजन करीब 40 साल तक रहता है, जबकि पृथ्वी पर सीजन कुछ महीने के ही होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड। नेपच्यून के पास एक काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, जो इसकी रोटेशनल एक्सिस से 47 डिग्री एंगल पर टिल्टेड है। अर्थ की तरह इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके कोर से न जनरेट होकर इसकी मेंटल लेयर में मौजूद फ्लूइड के मोशन से जनरेट होता है, जो हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से ऑलमोस्ट 27 गुना ज्यादा पावरफुल है। चंद्रमा। अभी रिसर्चर्स को नेपच्यून के 14 मून्स के बारे में पता चला है, और इन मून्स में सबसे बड़ा मून ट्राइटन है। 2710 किलोमीटर के डायमीटर वाला ट्राइटन हमारे सोलर सिस्टम का 7वां सबसे बड़ा चंद्रमा है, और इस चंद्रमा की सबसे यूनिक चीज यह है कि हमारे सोलर सिस्टम का ऐसा इकलौता मून है जो अपने प्लेनेट की रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में 90 डिग्री के फ्लैट एंगल पर ऑर्बिट करता है, जिसको रेट्रोग्रेड ऑर्बिट कहते हैं। इसलिए अगर आप कभी 3D वीडियो में ट्राइटन को नेपच्यून का ऑर्बिट करते हुए देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो यह उसके चारों ओर लुढ़क रहा हो। वैज्ञानिकों के अनुसार ट्राइटन नेपच्यून का ओरिजिनल मून नहीं है, मतलब इसका फॉर्मेशन नेपच्यून के साथ नहीं हुआ था,
बल्कि हो सकता है कि शायद यह कोई प्लेनेट या फिर कुपर बेल्ट में मौजूद कोई बड़ा सा एस्टेरॉयड था जो आज से कई मिलियन या फिर बिलियन ईयर्स पहले नेपच्यून की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी द्वारा खींच लिया गया और इसके बाद से यह नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह का एक चंद्रमा बनकर ऑर्बिट कर रहा है, वो भी नेपच्यून के रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। ट्राइटन की सरफेस का टेम्परेचर लगभग -235 डिग्री सेल्सियस है। सरफेस का टेम्परेचर इतना कम होने के कारण इस मून को आइसी वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसके एटमॉस्फेयर में ज्यादातर नाइट्रोजन है और बहुत कम परसेंटेज में मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड अवेलेबल है। इसकी वजह से यह गैस ट्राइटन के एटमॉस्फेयर को बहुत थिन बनाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम रहता है, इसलिए वहां की ज्यादातर सरफेस आइस से ढकी रहती है और वहां पर लगातार बर्फीली डस्ट उड़ती रहती है। रिंग्स 1989 में पहली बार वॉयेजर 2 द्वारा कैप्चर की गई नेपच्यून की हाई क्वालिटी इमेज में हमें इसकी काफी पतली रिंग्स देखने को मिली। यानी सैटर्न सोलर सिस्टम में इकलौता प्लेनेट नहीं है जिसके पास रिंग यानी कि छल्ले हैं। वैज्ञानिकों की माने तो नेपच्यून के पास कम से कम 5 मेन रिंग्स जिनके नाम गैले, लेवेरियर, लासेल, अरेगो एंड एडम्स, जो प्लेनेट के काफी करीब से शुरू होते हुए स्पेस में 63,000 किलोमीटर तक जाते हैं। नेपच्यून रिंग सिस्टम में डस्ट के कई अजीबोगरीब गुच्छे भी मौजूद हैं जिन्हें आर्क्स कहा जाता है। एक्सप्लोरेशन 1997 में लॉन्च वॉयेजर 2 इकलौता ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो अभी तक नेपच्यून पर पहुंचा है। नेपच्यून के बारे में ज्यादातर हमारी नॉलेज वॉयेजर 2 के डेटा से ही आई है, जैसे नेपच्यून का एटमॉस्फेयर कैसा है और इसके कितने मून है और इसके रिंग्स कितनी है, इन सब के बारे में हमें वॉयेजर 2 से ही पता चलता है। वॉयेजर 2 ने नेपच्यून के एटमॉस्फेयर के न्यू फीचर्स के बारे में पता लगाया था, जिसमें से एक द ग्रेटेस्ट डार्क स्पॉट था, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसके अलावा अभी नासा ने ऐसा कोई फ्यूचर मिशन प्लान नहीं किया है जिसकी जानकारी पब्लिकली अवेलेबल हो। अब सबसे अहम बात पर जाते हैं, क्या नेपच्यून पर जीवन संभव है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेपच्यून का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा है जो -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इसके एटमॉस्फेयर में मेनली हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन है। और सबसे बुरी बात, वहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल ना के बराबर है। इसका साफ साफ मतलब यह है कि वहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी भी ना के बराबर है। और अभी तक हमें नेपच्यून के जिन 14 चंद्रमाओं के बारे में पता चला है, जिनमें कुछ मून्स के फीचर्स ऐसे हैं जिनसे यह पता लगता है कि वहां पर शायद लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि वहां की सरफेस के नीचे ओशियन छिपे हुए हैं और ओशियन होने का मतलब है कि वहां पर लिक्विड वाटर भी होगा। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि वहां पर एलियन लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जहां पर पानी है वहां पर जीवन की संभावना बहुत ज्यादा है। रिसर्चर के अकॉर्डिंग अब तक नेपच्यून का केवल एक ही ऐसा मून है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग साबित हो सकता है, और वो है ट्राइटन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्राइटन की सरफेस ज्यादातर बर्फ से ढकी है और यहाँ पर बहुत सारे एक्टिव गीजर्स भी पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन और डस्ट पार्टिकल के साथ इंटरप्ट करते रहते हैं, जिसको देखते हुए हाल ही में हुए ऑब्जर्वेशन में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ट्राइटन की सरफेस पर एक बहुत बड़े लिक्विड वाटर के ओशियन की इंफॉर्मेशन दी है, जिसका यह मतलब होता है कि वहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी भी बिल्कुल हो सकती है। जिसके बाद ऑब्जर्वेशन में पता लगा कि इसके सरफेस के नीचे वाटर ओशियन यानी कि समुद्र है, वह मून की ग्रेविटी के कारण अंदर से बहुत ज्यादा डेंस है। अगर नेपच्यून की सरफेस के नीचे ओशियन है, इसका मतलब यह है कि नेपच्यून की ग्रेविटी से बने टाइडल फोर्सेस से जो हीट बन रही है उससे वहां पर लिक्विड वाटर बन रहा है, और हीट की वजह से ही वहां पर एक ऐसी एनर्जी बनती है जो लाइफ पॉसिबिलिटी को और बढ़ा देती है। यह बिल्कुल इस तरह से है जैसे पृथ्वी के समुद्रों में हाइड्रोथर्मल इवेंट्स के जरिए एक इकोसिस्टम जनरेट करते हैं, जिससे वहां पर ह्यूमन लाइफ में हेल्प मिलती है। इसके अलावा नेपच्यून के और भी मून्स हैं जो नेरिड और प्रोटस, जो फीचर्स के कंपैरिजन में बिल्कुल ट्राइटन की तरह हैं, लेकिन अब तक उन पर कोई ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है और न ही ये कंफर्म हुआ है कि इसका एटमॉस्फेयर और सरफेस ट्राइटन की ही तरह है। अब रिसर्चर्स आगे लॉन्च होने वाले मिशन के जरिए नेपच्यून के मून्स पर और ज्यादा रिसर्च करेंगे, जिसमें वे उन मून्स की पोटेंशियल हैबिटेबिलिटी और उनके सरफेस के बारे में अच्छे से जानेंगे कि क्या कभी फ्यूचर में वहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द गैलेक्सी का रहस्य को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार फिर मिलते हैं ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।